नमस्कार मित्रों, आज हम क्लास 9th का इतिहास का जो विश्व भूगोल है उसका चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से समझाएंगे जो आपको एक बार के अंदर ही पूरा समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक जो पार्ट है, दूसरा नंबर का पार्ट है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोपियन एंड स्टेट द रशियन रेवोल्यूशन। ये जो सेकंड यूनिट है उसका हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये एनसीईआरटी बुक्स में लिया गया है। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे? ये जो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, 1905 के पहले कैसे थे, तो हम इसको समझेंगे। तो इसका आंसर अब स्टार्ट करते हैं। रूस के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक हालात 1905 के पहले बहुत बुरे थे। 1905 के पहले बहुत बुरे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% लोग 85% लोग किसान थे। फ्रांस तथा जर्मनी के अनुपात में 40% से 50% था। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ये एक्सपोर्ट करता था सबसे ज़्यादा। अपना जो भी फसल उगाते थे उसका सबसे बड़ा ये एक्सपोर्ट करता था। मास्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। जब रूसी रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था तो सन 1890 के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में विदेशी निवेश बढ़ गया। मतलब वहाँ पे विदेश का निवेश आया, जो अभी हम तत्काल में जो बोलते हैं इंडिया में एफडीआई। जो एफडीआई इंडिया में बोला जाता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको उस समय रूस में नेटवर्क क्षेत्र रेल का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा था 1890 में। तो विदेशी निवेश बढ़ गया। तो ये हमारा ये चौथा पॉइंट हो गया। कामगार जो मजदूर थे उनकी क्षमता के अनुसार सामाजिक समूहों में बांट दिए गए। जो जैसा काम करता था उसको उनके वर्ग में बांटा गया। कामगार तो या तो गांव से आते थे या शहरों में रहते थे। उनको नौकरी पाने के लिए शहरों में प्रयास करते थे। तो ये दो जगह से जो भी इंडस्ट्री बैठी थी वो शहरों में बैठी थी, जो आज भी यहाँ इंडिया में देखा जाता है। गांव में तो कुछ नहीं होता है, अब धीरे धीरे हो रहा है। इस समय किसानों की बिरादरी में बहुत धार्मिक थी, किंतु कुलीनता के बारे में अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि समानती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। अतः किसान अपनी क्यूमिन थी और जिससे धन का वितरण प्रत्येक परिवार के आवश्यकता अनुसार हो जाए। मतलब प्रत्येक परिवार को अपना आवश्यकता अनुसार धन का बांट लेना ये चाहते थे। जब कभी कामगार किसी के निकाले जाने पर कार्य स्थितियों को लेकर नियोक्ता से असहमत होते
तो विभाजन के बावजूद वो हड़ताल पर इकट्ठा हो जाते थे। आज भी क्या होता है कि जो भी कंपनियां में यूनियन चलता है तो ये यूनियन का बात हो रहा है, यूनियन चलता है। जैसे एक बार में हुआ कि पेमेंट बढ़ाना है, आज हमको हड़ताल करना है, तो उस समय भी 1905 के पहले ये हड़ताल का स्थिति बना रहता था। अपने काम के लेके ये सब चलता रहता था कि ज़्यादा काम करवा लेते हैं, कम पैसा मिलता है, तो ये इसलिए ये लोग इकट्ठा होकर हड़ताल पर चले जाते थे। कुछ भी किसी को जैसे काम से निकाल दिया गया तो उसके लिए ये लोग हड़ताल पर चले जाते थे। सन 1904 में मजदूरों के लिए सबसे बुरा वक्त था। आवश्यक वस्तुओं का दाम बहुत बढ़ गया और मजदूरी प्रतिशत बहुत घट गई। उस समय जो भी आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तुएं थी उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मजदूरी घट गई। 1905 के पहले तो ये सब घट गई। अब कामगारों संगठनों के शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ गए। सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ गए। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर रोज घंटों काम करने और मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों को सुधार के मांग करने पर हड़ताल पर चले गए। मतलब 1,10,000 मजदूर रोज घंटों का काम करने और मजदूरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर चले गए। तो ये जो हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन हो रहा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कैसे हालात थे 1905 के पहले। तो ये सब जितना था इनका किसान से लेके और मजदूरी तक, प्लांट की मजदूरी तक इस प्रश्न में जोर दिया गया है। इसका उत्तर में ये जोर दिया गया मैक्सिमम। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्लास 9th का विश्व भूगोल का दूसरा पार्ट है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दूसरा पार्ट है लेसन 2। उसका हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि 1917 से पहले रूस में कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर अलग थी, ये भिन्न थी। किन स्तरों पे भिन्न थी, तो इसका आंसर देखेंगे। सन 1917 से पहले रूस के काम काज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी, क्योंकि रूसी मजदूर कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे।
गांव से शहर नहीं आए थे। इनमें कुछ ने गांव में ही रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर जाते थे। वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बटे हुए थे और ये उनकी पोशाकों में दिखता होता था। धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनको काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत होती थी। तथापि कामकाजी जनसंख्या को एक मोर्चे पर एकजुट थी। कार्य स्थितियों एवं नियुक्तियों के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल होता रहता था। अन्य यूरोप देशों के मुकाबले रूस के कामगारों के जनसंख्या के अनुसार किसान के कारखाने एवं मजदूर की स्थितियों की भयावह स्थिति देखने को मिली। ऐसा जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों इन लोगों की उसकी दुश्मनी दिनों दिनों बढ़ती जा रही थी। तो ये 1917 वाला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि इसका अलग देशों के मुकाबले कामकाजी और आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो ये हम लोग इसमें मैक्सिमम मजदूरों को मेन पॉइंट के रूप में हमको समझना है। कि कैसे कारखानों में काम होता था और यूनियन उसमें कैसे बटे हुए थे, ये सब था। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में का कुछ और इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे कारखानों में मजदूरों की स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपने शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। जो अभी हम यूनियन की बात करते हैं उस समय नहीं था। अधिकतर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कई घंटों की कोई सीमा नहीं होती थी तथा कारण उनके 12 से 15 घंटे रोज काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी, भयानक थी कि ना तो उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और सन 17 में रूसी क्रांति का शुरुआत से पहले ना तो किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी। किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे। उनकी पैदावार अधिकतम भाग जमीन के मालिकों का विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। कुलीन वर्ग, सम्राटे और रूढ़िवादी चर्म के पास अधिक संपत्ति थी। ब्रिटेनी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीन का सम्मान करते थे तथा उनके लिए लड़ते थे, किंतु किसान को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को भी मार भी डाला। रूस में किसान अपनी जमीन को एकत्र करते और अपने मीर को सौंप देते और उनके मीर उसके प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार बांट देते। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, कैसा काम था, तो इसमें जो पॉइंट था, एक तो हमारा मजदूरी और दूसरा किसान। इसको ध्यान रख के आपको समझ के पॉइंट व्यू से
याद रखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या था यहाँ पर, कठिनाई क्या थी। इसको आप देख लेंगे कि ये रूसी क्रांति में क्या क्या हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, तो इसको देखते हैं। जनता के बढ़ते अविश्वास एवं जार की नीतियों से असंतुष्टि के कारण जार का शासन 1917 में खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी और मतदान के नियम बदल डाले। ये जो मतदान का नियम है इसको बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों को अथवा नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था और जनता जार का साथ देती थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा में प्रमुख दलों से सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जरीना अलेक्सांद्रा के सलाहकारों का विशेष रास्पुतीन ने राजशाही अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयों को हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया। जब लड़ाई करते करते हार गई तो पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसल और घर मकान को बर्बाद कर दिया। फसलों और इमारतों का विनाश, लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिससे हालत और बिगड़ गई। तो ये समझिए कि 30 लाख से अधिक जब ये लोग घर को बर्बाद कर दिए, अनाज को बर्बाद कर दिए, फसल को बर्बाद कर दिए, तो इससे 30 लाख लोग प्रभावित हुए और वो शरणार्थी बन गए और हालत और बिगड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया। उद्योगों का उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 में रेलवे लाइनें टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवाओं के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 को डूमा को बर्खास्त कर दिया गया। आखिरी दाव साबित हुआ। इसमें जार का शासन पूरी तरह जोखिम में डाल दिया गया। 2 मार्च 2017 को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता के अंत हो गया। ये सब हम देखिए, कौन सा भूल मत जाइएगा, ये सब हमने 1917 में जार का शासन खत्म होने का पढ़ रहे हैं। तो ये हम जार का शासन खत्म होने का पढ़ रहे हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है यूरोप में समाजवाद का, रूसी क्रांति का, ठीक है। तो ये सब है। प्लीज़ अगर कुछ अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ मैं बदलाव कर सकता हूँ क्या। तो आप अगर सलाह देंगे तो उसके अनुसार पढ़ाने में कुछ चेंज करूँगा। देखिए, मैं NCERT बेस का पूरा आपको 6 to 10 क्लास का पूरा आपको सब सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा टोटल।
अब हर वीडियो सिंह एकेडमी पर आपको उपलब्ध रहेगी, प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं। प्लीज़ इसको चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपका सपोर्ट चाहिए तो मैं भी बना बना के डाल सकता हूँ। अब इसमें जो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि 2 मार्च 1917 को जार्क गद्दी छोड़ने का मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। किसान की जमीन का सर्प के रूप में काम करते थे और उनके पैदावार अधिकतर भाग जमीन के मालिकों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया और चला जाता था। मतलब ज़्यादा क्या कि जितना जमीन पर किसान बोता था तो मालिक जिसका जमीन था उसको ज़्यादा अनाज चला जाता था लगान के रूप में। किसान की जमीन की भूख प्रमुख कारण थी, इनकी भूख प्रमुख कारण थी। विभिन्न दमनकारी नीतियों के कुंठा के कारण आमतौर पर लगान देने से मना कर देते थे। आर्य प्राय जमींदारों की हत्या कर देते थे किसान। अब इसमें कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया। आप पढ़ेंगे अगले जाकर, कार्ल मार्क्स जो सोशियोलॉजी के थिंकर हैं, उसमें आप कार्ल मार्क्स के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आगे और भी इसमें कई वीडियो लाऊंगा जिसमें विस्तार से कार्ल मार्क्स के बारे में, जो भी दार्शनिक हुए हैं, समाजशास्त्री हुए, उनके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझा दूंगा। तो कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को विद्रोह करने के लिए उत्साहित किया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चौथा को छोड़ देते हैं। ये इसमें सूची बना देने के लिए दिया गया है कि एक सूची फरवरी क्रांति के बारे में प्रमुख घटनाओं के प्रमुख प्रभाव को लिखिए और दूसरे को अक्टूबर क्रांति के प्रमुख घटनाओं को प्रभाव को दर्ज कीजिए। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। फरवरी क्रांति 1917 की सर्दियों को राजधानी में पोत्रागार में हालत बिगड़ गए और 1917 में मजदूरों को क्वार्टरों में खाने की अधिकतर किल्लत अनुभव हुई और संसदीय प्रतिनिधि को जार के ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थे। शहर के बनावट इसके नागरिकों का विभाजन की बढ़ गई और इन मजदूरों को क्वार्टर के कारखाने में नेवा नदी में दाएं तट की स्थिति के बाएं तट पर फैशनेबल इलाकों के इलाके जैसे विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा उसके वह महल में भी था जहां क्यूमा की बैठक होती थी। सर्दियां बहुत ज़्यादा थी और साधारण कोहरा और बर्फबारी हुई। 22 फरवरी को दाएं के किनारे पर एक कारखाना में तालाबंदी हो गई। अगले दिन सहानुभूति के तौर पर 50 और कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कई कारखाने में महिलाओं ने भी हड़ताल की अगुवाई की। रविवार 25 फरवरी को सरकार ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया गया। गलिया रोटी मजदूरी बेहतर कार्य घंटों एवं लोकतंत्र के नारे लगाते हुए लोगों से भर गई। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया।
तथा शाम तक बगावत कर रहे लोगों को सैनिक एवं हड़ताल कर रहे मजदूरों को मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत नामे पर सोवियत एवं काउंसिल बना लिया। तो जो भी हड़ताल कर रहे थे तो सैनिकों और हड़तालों के बीच मजदूरों को मिलकर पेट्रोग्राद और सोवियत के नाम पर सोवियत या काउंसिल बना ली। जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता छोड़ दी और सोवियत तथा ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर रूस में अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी क्रांति के मोर्चे पर राजनीतिक दल के राजशाही के दिया गया तथा इसके महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया गया। फरवरी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? फरवरी क्रांति का प्रभाव जनसाधारण तथा संगठनों के बैठकों से प्रतिबंध हटा लिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत के तरह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसे चुनावी प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। अप्रैल 1917 को बेलारूसियन नेताओं को व्लादिमीर लेनिन देश में निकाले जाने से रूस वापस लौट गए। उसने अप्रैल लिथिसिस के नाम पर से जाने वाली 3 मांगें रखी। और उसकी मांगें क्या थी? ये 3 मांगें थी: युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित किया जाए और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाए। ये 3 उसकी मांगें थी। युद्ध समाप्त, दूसरा किसानों को हस्तांतरित, तीसरा बैंक का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसने ये बात पर जोर दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ये सब उस समय की बात है जब वो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। अब जो हमारा पढ़ रहे हैं, जब इसके नीचे जब आएंगे तब हमारा अक्टूबर क्रांति पढ़ेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति का अंतरिम सरकार की तथा बेलशेविकों का मतभेद कारण बनी हुई थी। सरकार में व्लादिमीर में लेनिन का विरोध के लिए बहुत समर्थन तथा इसका कारण शुरू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद में सोवियत तथा बेलोसिक पार्टी का सत्ता पर सामाजिक कब्जा करने के लिए मना कर दिया। सत्ता को काबिज करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की का नेतृत्व
में एक सैनिक क्रांतिकारी सैनिकों को नियुक्त किया गया। जब 14 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री केरेस्की ने स्थिति को नियंत्रण में बाहर होने से रोकने के लिए सैनिकों की टुकड़ियों को लाने हेतु शहर छोड़ा। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोला। क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया। अरोरा नामक युद्धपोतों ने विंटर पैलेस पर बमबारी और 24 तारीख की रात को शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। थोड़ी सी गंभीर लड़ाई के उपरांत बेल्शेविकों ने मॉस्को पर पेट्रोग्राद क्षेत्र का पर पूरा नियंत्रण पा लिया। पेट्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की बैठक में बेल्शेविकों ने कार्रवाई का सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। प्लीज इसको पूरा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में लिख के बोलिए तो हमको समझ में आएगा कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है। बताएंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छे और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी अक्टूबर क्रांति का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अक्टूबर क्रांति के नेतृत्व में लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्रॉट्स्की ने किया और इसमें नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन का शासन का शुरुआत तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इसके साथ थे। तो ये सब हमने जो देखा, ये किसका देखा, ये जो इतना बड़ा हमने आंसर देखा चौथे का कि अक्टूबर क्रांति हम लोग ने देखा। इसमें अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति और राजधानी पेट्रोग्राद, ये सब मेन ये टॉपिक अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति का फौरन बाद कौन कौन सी परिवर्तन किए? तो अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा फौरन किए गए बदलाव में शामिल है, पहला जो हो गया, बोल्शेविकों निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो भी प्राइवेट थे उसको उठाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने दिया गया जिस पर वो काम करते रहते थे। पहला पॉइंट हो गया कि बैंक और कुछ उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन। और दूसरा क्या किया कि जो भी दूसरे के जमीन पर किसान खेती करते थे उनको वही जमीन दे दिया गया। मतलब जो भी जमीन है वो सरकार की जमीन है। संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो भी किसान जिस भूमि पर खेती कर रहे थे, भूमि पर कब्जा कर रहे थे, उनको वो भूमि सौंप दी गई। शहरों में बड़े घरों के परिवारों की आवश्यकता अनुसार हिस्से कर दिए गए। पुराने अभिजात वर्ग के पदवियों के प्रयोग पर रोक लगाई गई।
परिवर्तन के स्पष्ट करने के लिए बेल्शिकों ने सेना के कर्मचारियों को नई विधियों को पेश की। बोल्शेविक पार्टी के नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर में संविधान सभा के अनुसार बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को कर दिया तो उनको लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने वेस्ट लिस्ट्रोस ने जर्मनी संधि को कर ली, जो हमारा रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी को नियंत्रण में रख गया। ट्रेड यूनियन को पार्टी को नियंत्रण में रखा गया। उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया, जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना बनाई गई। यह हमारा 5वां प्रश्न था। छठा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में बताइए। कुलक ड्यूमा 1900 से 1930 के बीच में महिला कामगार और उदारवादी। तो पहला हम कुलक के बारे में पढ़ेंगे। कुलक रूसी किसान के धनी थी। कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ के लिए अनाज को इकट्ठा कर रहे थे और 1927 तक सोवियत रूस के शहरों के अन्य आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे। इसलिए कुलकों पर 1928 के छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई। अतः स्टालिन के इन कुलकों को सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रण बड़े खेतों की स्थापना की गई। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस को परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी। रूस में इस निर्वाचन परामर्शदाता के संसद को ड्यूमा कहा गया। रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित वह संस्था प्रारंभ में परामर्शदारी मानी गई और अक्टूबर में घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान कर दी। जार निकोलस ने इस द्वितीय ने इसको वैधानिक शक्तियां प्राप्त कर दी। महिला मजदूरों ने रूस में भविष्य निर्माण में बहुत भूमिका निभाई। महिला कामगार ने 1914 में कुल कारखाना कामगार शक्तियां का 31% भाग बन चुकी थी।
किंतु वो पुरुषों की उपेक्षा कम मजदूरी, उनको जो भी पुरुष उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, पर महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी। ये हो गया। कामगारों ने न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, बल्कि उनके परिवार बच्चों को भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थी। महिलाएं देश की सभी मामलों पर सक्रिय थी। वे प्राय अपने साथ काम करने वाले पुरुषों के कामगारों से को प्रेरणा देती थी। 1917 की अक्टूबर में क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस की सरकार बनाई। 1917 में राजशाही का पतन एवं अक्टूबर के घटनाओं को समांतर रूसी क्रांति कहा गया। सन 1917 के अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस की सरकार बनाई। 1917 में राजशाही का पतन हो गया एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही समांतर रूसी क्रांति कहा गया। उदाहरण के लिए लेरिस टेलीफोन की महिलाओं और मजदूरों का मार्फा बढ़ती तथा कारखाने के मालिकों की मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिलाओं ने भी माप वासिलेवा के अनुसरण किया और जब तक उन्होंने समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। अब रूस में उदारवादी, जो लास्ट टॉपिक था इसका, उदारवादी, तो उदारवादी में हमें पढ़ने जाएंगे। रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पक्ष में थे। ये प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचन संसदीय सरकार के पक्षधर थे और शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त तथा सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, किंतु लोकतांत्रिक नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्येक नागरिक का वोट देने का अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारकों को ही मिलना चाहिए। वे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो ये हो गया हमारा रूस का उदारवादी। आज हमने पढ़ा सोशियोलॉजी इन यूरोपियन रशियन यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा,
रूस के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, इसका भी हमने उत्तर देखा। दूसरा हमने पढ़ा 1917 से पहले रूस के कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पे भिन्न थी, अलग किन स्तरों पे थी। दूसरा जब तीसरा हमने पढ़ा तो 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, ये हम देखें। 1917 में जार का शासन खत्म क्यों हो गया, ये हमने देखा। अब चौथा फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, ये सब हमने पढ़ा। लास्ट का एक जो क्वेश्चन था, हमने क्या पढ़ा था कि कुछ टॉपिक थे, कुलक, ड्यूमा, 1930 से 1920 के महिला कामगार और उदारवादी, ये सब ने हमने टॉपिक 6 क्वेश्चन में पढ़ा और इसका आंसर भी हम लोगों ने पढ़ा। जो पांचवा था, पांचवा हमारा जो एक क्वेश्चन था, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, प्राइवेट उद्योग को राष्ट्रीय कर दिया गया, नेशनल कर दिया गया उनसे छीन के। तो ये सब हमने पढ़ा। देखिए ये सब जो भी मैंने पढ़ाया आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दे दिया। जो क्लास 9th का NCERT बुक है उसका समाधान है इसमें, मतलब सॉल्यूशन है। थोड़ा बहुत आपको इसमें बेसिक देते जा रहे हैं। ये दूसरा पार्ट लेसन था। इसको जितना भी इसमें का क्वेश्चन बना है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसमें का जितना क्वेश्चन बना था इसको हम धीरे धीरे आपके पास समझा दिए हैं। अगर आप ठीक से इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये पूरा से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको परीक्षा में अगर कोई भी लिखना होगा किस टॉपिक पे, तो आप समझिए तो आंख बंद करके लिख देंगे, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ इसको 1-2 बार देख लीजिएगा अपने लिए, तो आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गलती हुआ हो, सही हुआ हो, तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप गलत बता रहे हैं, क्या सही बता रहे हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा और कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी थोड़ा अंदर से आत्मविश्वास मिलेगा कि काम कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमको भी काम करने में आत्मबल मिलेगा अंदर से। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। अब इसका अगला चैप्टर लेकर आएंगे विश्व इतिहास का, जिसको हम पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और पढ़ने पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में देते रहेंगे कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है।